Hello everyone. In the course of physics, we are starting with unit and measurement. Okay. So इसमें फिजिक्स को स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. स्क्रैच मीन्स जीरो से स्टार्ट करेंगे और सिलेबस वाइज हमें स्टडी करना है. जेई का क्या सिलेबस है, नीट का क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे. ओके. तो जब आप फिजिक्स के सिलेबस को देखेंगे तो इसमें जो 11th क्लासेस में पहला चैप्टर आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट. और आज का जो वीडियो है यहाँ मेनली हम इन पोर्शंस पे फोकस करेंगे. कहाँ कहाँ फोकस करेंगे? तो पहले आप सिलेबस एक बार देख लें. आई आई का सिलेबस क्या क्या है. तो जेई मेंस का जो सिलेबस है यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में. ओके. जो नीट का सिलेबस है वहाँ पे मेंशन है फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, नीड फॉर मेजरमेंट. ओके. unit of measurement, system of units, SI units, fundamental and derived units and dimensions of physical quantity. तो नीट के सिलेबस में हम इन पोर्शंस को कवर करेंगे. रेफरेंस के तौर पर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फॉलो करना है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एच सी वर्मा. नीट और आईआईटी दोनों के लिए कॉमन है. ओके. बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई, क्योंकि जेई थोड़ा सा टफ होता है. ओके. तो वहाँ पे वो पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय डैसिंग हेलिडे. ओके. एंड प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स आई रोडो. तो यानी जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कवर करना है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा. अलॉन्ग विथ दैट यू हैव टू आल्सो कवर फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय रैस्टिंग हेलिडे एंड प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय आई रोडो. तो आई रोडो काफ़ी सिलेक्टिवली पढ़ना है क्योंकि आई रोडो में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो मतलब बीएससी के सिलेबस से मिलता जुलता है, कुछ मास्टर्स के सिलेबस से मिलता जुलता है. जैसे वहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है. तो ये जो पोर्शन है ये आपको पढ़ना है बीएससी में, तो ये आपके आईआईटी जेई सिलेबस का पार्ट नहीं होती. इसको काफ़ी सिलेक्टिवली पढ़ना है आपको. ओके. तो मेनली आपको एम्फेसाइज करना है कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय एच सी वर्मा. ये दोनों के लिए कॉमन है, मतलब नीट और आईआईटी जी दोनों के लिए. और इसके अलावा ये जो वीडियो सीरीज है इसमें हम इन तीनों बुक को कवर करेंगे. इसके अलावा साथ साथ जो है हम नीट के क्वेश्चन बैंक को भी टॉपिक वाइज अलग से डिस्कस करेंगे और साथ साथ आईआईटी जेई का जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी क्लियरली हम उसको भी हम क्या कहते हैं टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. ओके. तो पहला पार्ट आपका है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. देखो पहला पार्ट तो फिलोसफिकल पार्ट है. तो इसके लिए आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लें या एच सी वर्मा का जो थ्योरी है उसको पढ़ लें. वैसे मैं आपको लिखा देता हूँ. ठीक है. So first part is philosophical part. Okay. Look, यदि आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए कि साइंस क्या होता है. व्हाट इज साइंस. क्योंकि हमारा ये पहला क्लास है तो हम बिल्कुल स्टेज से स्टार्ट करेंगे. देखिए साइंस का मतलब होता है किसी चीज़ का सिस्टमेटिक स्टडी करना, मतलब कि एक क्रमवार तरीके से स्टडी करना. तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड साइंस. सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ समथिंग दैट इज साइंस. तो यही क्या है आपका साइंस है. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कीवर्ड यहाँ पे सिस्टमैटिक स्टडी. ओके. सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फेनोमेना एनीथिंग दैट इज कॉल्ड साइंस. तो हमारा जो कोर्स है वो फिजिक्स है. तो देखिए साइंस को हम वैसे तो आज के डेट में साइंस मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब कि बहुत सारे जो डिसिप्लिन है वो आपस में मिलते जुलते हैं. ठीक है. यानी कहने का मतलब आप फिजिक्स की पढ़ाई करते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे एस्पेक्ट को पढ़ना पड़ता है. ठीक है. केमिस्ट्री में बायो के बहुत सारे एस्पेक्ट को पढ़ते हैं. दैट इज कॉल्ड मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. ओके. यानी कि एक ही सब्जेक्ट में क्या होता है कि अदर डिसिप्लिन के बारे में हम स्टडी करते हैं. दैट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. बट साइंस को इन जनरल हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो साइंस का जो पहला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड फिजिक्स. साइंस का सेकेंड पार्ट है केमिस्ट्री. और जो साइंस का थर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी. ओके. हमारा जो डोमेन है वो फिजिक्स है, तो मेनली हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. देखिए फिजिक्स जो है एक वर्ड फिजिसिया इससे बना है, इतना ब्रीफ में आपको जाने की जरूरत नहीं है. ओके. तो फिजिसिया एक वर्ड है जिससे फिजिक्स बना है. और फिजिसिया वर्ड का मतलब होता है नेचर, प्रकृति. तो फिजिक्स सिंपली क्या है? नेचुरल साइंस का मतलब नेचर के बारे में जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं. ठीक है. तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स. तो फिजिक्स इज सिंपली स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में स्टडी करना. इसके अलावा एसोसिएटेड नेचुरल फेनोमेना, यानी नेचर से रिलेटेड जो भी
फिनोमेना है, घटनाएं हैं, उनको स्टडी करना, दैट इज ऑल्सो फिजिक्स। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स सिंपली क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड एसोसिएटेड नेचुरल फिनोमेना, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो वैसे आज के डेट में फिजिक्स क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। ओके, तो चूंकि हर एक सब्जेक्ट क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, तो फिजिक्स भी आपका क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, तो जो अभी का जो फिजिक्स है, नॉट ओनली फिजिक्स, एनी सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अप्रोच क्या होता है, यहाँ पे अप्रोच होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि फिजिक्स को हम अप्लाई करते हैं कई सारे फील्ड में, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन मेनी फील्ड ऑफ फिजिक्स इन मेनी फील्ड। जैसे आप क्या करते हो, आप जो टेथोस्कोप यूज करते हो, डॉक्टर यूज करते हैं ना, आला वगैरह, उसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंग्लिश में टेथोस्कोप बोलते हैं। ये क्या है, फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ओके, आप जब मिनरल को एक्सप्लोर करते हो, किसी मिनरल के बारे में जानने की कोशिश करते हो, क्या फिजिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, अर्थ का लेयर कितना है, इसके बारे में कहाँ से पता करते हो, फिजिक्स से पता करते हो, ठीक है। आप ब्रेन का जो एमआरआई करवाते हो, ठीक है, ये भी क्या होता है, ये आपको मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये भी क्या है, फिजिक्स है। यानी कि आज का जो फिजिक्स है उसका एप्लीकेशन बहुत जगह पे है, मतलब दैट इज मेडिकल साइंस, ठीक है, बायो साइंस, इट इज, दैट इज मेडिकल साइंस, बायो साइंस, इट इज। आ रहा समझ में। तो यानी फिजिक्स क्या है, फिजिक्स अब आज की डेट में क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है, आ रहा समझ में। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए एक बात बताइए कि क्या फिजिक्स में हम लॉ को फॉर्मुलेट हम करते हैं, या लॉ, नेचुरल लॉ ऑलरेडी प्रिवेल करता है। देखिए, नेचुरल लॉ जो है ऑलरेडी नेचर में प्रिवेल करता है, हम नेचर को जस्ट डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे नॉलेज का क्या एक लिमिटेशन है। ओके, तो इसलिए हम नेचर को क्या कर सकते हैं, नेचर को हम डिस्कवर कर सकते हैं, नेचुरल लॉ को हम फ्रेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन साहब जब पेड़ के नीचे बैठे थे, तो सडनली क्या हुआ, सेब गिरा। तो सेब गिरा इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ फोर्स है, जिस फोर्स के द्वारा अर्थ क्या करता है, हर चीज़ों को, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पहले से प्रिवेल कर रहा था, समझ में आ रहा है, मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। न्यूटन साहब ने सिंपली क्या किया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को सर्च किया, ठीक है, डिस्कवर किया उन्होंने। क्लियर है। ऐसे ही जो रिलेटिविटी की थ्योरी होती है, इसको आइंस्टीन साहब ने क्या किया, डिस्कवर किया, मतलब आइंस्टीन, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले से प्रिवेल कर रहा था। ओके, तो नेचुरल लॉ जो है पहले से प्रिवेल करता है, हम सिंपली क्या करते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, हमारा जो है चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने क्या किया है, चंद्रयान 3, चंद्रयान मतलब जो मून मिशन है, ठीक है, उसको साउथ पोल पे भेजने वाला पहला कंट्री है, अदरवाइज चांद पे भेजने वाला वर्ल्ड का चौथा कंट्री है। आ रहा समझ में, ठीक है। तो अब क्या है कि चांद के बारे में हम क्या करें, चांद के सरफेस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा देखा गया है, अब मुझे पता नहीं ये सच है या झूठ है, बट आई थिंक न्यूज में रिपोर्ट आ रहा है कि नासा ने, सॉरी इसरो ने ये रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है, कि अब चांद पे पानी भी मिलेगा, ठीक है, यानी वाटर का एविडेंस वहाँ पे मिला है। तो नेचुरल लॉ को सिंपली हम क्या करते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब नेचुरल लॉ जो पहले से एग्जिस्ट करता है, और साइंटिस्ट की कैपेसिटी में क्या होता है कि वो सिंपली लॉ को डिस्कवर करते हैं। ओके, सो नो वन हैज अथॉरिटी टू फ्रेम द लॉ, नेचुरल लॉ, इट प्रिवेल इन नेचर, ये नेचर में पहले से प्रिवेल करता है, एंड फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर दिस, साइंटिस्ट और जो फिजिसिस्ट होता है ओनली डिस्कवर इट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो मैथ का क्या रोल है फिजिक्स में। सो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स,
मैं आपको सिंपल सा एक लॉ बताता हूँ। इस लॉ का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये जो लॉ है, ठीक है, इस लॉ को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात, आई काम करना आप लोग, इस लेक्चर को सुनने से पहले एक बार क्लास 9th की फिजिक्स को रिकैप कर लेना, ठीक है। तो देखिए भाई, एक सिंपल सा लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मैं आपको लैंग्वेज की फॉर्म में बता दूं, आप देखो कितना कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि सपोज करो, इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 m2 आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट बिटवीन देम and the magnitude of force of gravitation is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। इतना बड़ा जो मैंने लैंग्वेज बोला, ये आपको याद हो पाएगा? नहीं याद हो पाएगा, ठीक है। आप कितना भी रट्टा लगा लो, कहीं ना कहीं आप भूल ही जाओगे, स्किप कर लोगे। इसका सिंपल तरीका क्या है कि हम सिंपल सा एक काम करते हैं कि हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1 और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मास m2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने r कंसिडर कर लिया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी होता है, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दैट इज m1 m2। आल्सो एफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 1/r², इसके मतलब r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/r² हो गया। जब दोनों को आप कंबाइन कर दोगे, ठीक है, यानी कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा एफ ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और देखो, प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं, और कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए प्रोपोर्शनल लेते हैं, इसको ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि एफ ग्रेविटेशन इक्वल टू g m1 m2/r²। अब ये लॉ क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक सेपरेट चैप्टर है। बट यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जब हमने क्या किया कि जब मैथमेटिक्स को हमने यूज किया, ठीक है, तो एक जो लंबा चौड़ा पैराग्राफ था उसको याद करना काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैथमेटिक्स सिंपली क्या है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, इतना ही आप याद रखिए, ठीक है। तो व्हाट इज मैथमेटिक्स, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स? तो दोनों के बीच का रिलेशन ये है कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सो मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ओके। तो इससे पहले एक प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम से पहले कुछ और भी थ्योरी है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम प्रॉब्लम के बारे में आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका यूनिट, कि यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूनिट। देखो, यूनिट को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, देखो सिंपली हम क्या करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको मेजरमेंट के टर्म में डिफाइन करते हैं, ओके। तो किसी चीज़ का जो मेजरमेंट है उसका तरीका दो हो सकता है, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। आ रहा समझ में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यदि ये पता करना हो, ठीक है, क्या पता करना हो, सपोज करो कि यहाँ पे एक कुछ कोई कोई इस तरह का कोई शेप दिया हुआ, ठीक है, और आप उसका लेंथ पता करना हो। तो इसको लेंथ को क्या कहते हैं, पता करने का दो तरीका हो। एक तो एस्टिमेट करोगे, अनुमान लगाओगे कि भाई इसका जो लेंथ है वो 2 हाथ होगा, 4 हाथ होगा, 5 हाथ होगा। तो ये जो तरीका है ये इनडायरेक्ट तरीका है, क्लियर है, ठीक है। बट आपने क्या किया, एक मीटर स्केल ले लिया, और मीटर स्केल को आपने क्या किया, यहाँ पे रखा, क्योंकि मीटर स्केल क्या है, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और उससे आपने इसको मेजर किया मीटर स्केल के द्वारा, ठीक है। ये तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका है। तो इसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी सिंपली क्या होता है कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु जिसे आप मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उससे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग which can measured directly
और इनडायरेक्टली। इसे ही हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मतलब मैथमेटिक्स क्या है, फिजिक्स का लैंग्वेज है। तो हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को जो है मैथमेटिक्स के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो हमने क्या किया, एक फार्मूला लिखा कि x इक्वल टू एन इंटू यू। अब डर गए होंगे ना कि मैंने क्या कितना कॉम्प्लेक्स चीज लिखी है, ये कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि यहाँ पर ये जो लेंथ था आपका लेंथ, ये लेंथ क्या होगा, लेंथ कुछ मीटर होगा, कुछ सेंटीमीटर होगा, कुछ इंच हो सकता है। तो ये जो हमने यूज किया मीटर, इंच, सेंटीमीटर, ये क्या है, डिफरेंट यूनिट है जिसके द्वारा हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो मान लो कुछ देख रहे हैं लेंथ आपका 1.5 मीटर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो एल आपको दिख रहा है यही आपका एक्स है, ठीक है। तो एल क्या है, लेंथ, और लेंथ क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये जो आपका एक्स है ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो योर एक्स इज फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो हमने क्या किया, लेंथ समथिंग होगा ना, 1.5 मीटर है यहाँ पे। तो ये जो 1.5 है यही आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया एन। तो एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड व्हाट अबाउट यू। तो देखो यहाँ पे लेंथ इक्वल टू 1.5 मीटर, जो मीटर लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ हुआ। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट है, ठीक है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट है। जैसे हमने लिखा फोर्स F इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। क्या लिखा हमने, हमने लिखा फोर्स F इक्वल टू 5 न्यूटन। तो यदि मैं आपको आइडेंटिफाई करने को कहूँ कि इसका एक्स क्या है, तो आप क्या बताओगे, एक्स क्या है आपका। तो एक्स है आपका फोर्स। यदि आपसे पूछो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है इसका, एन है। और यूनिट क्या है इसका, यूनिट इसका है न्यूटन। तो यू क्या है आपका, न्यूटन है, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज करो कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है, कि ये जो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मान लो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या हो गया तुम्हारा, ए आपका एक्स हो गया, 10 क्या है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है इसका यूनिट है। इज इट क्लियर और नॉट। ये आपका यू हो गया। तो एक दो और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं जिसे हम बाद में यूज करेंगे, इससे हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ पैरामीटर को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या पैरामीटर है, तो देखो क्या होता है ना कि किसी, क्योंकि आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, अभी जो आपका कोर्स है वो मैकेनिक्स कोर्स है, ठीक है। तो मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन के बारे में स्टडी करना, ओके। तो फिजिक्स का हर एक जो डोमेन होता है वो क्या होता है, कुछ वेरिएबल पे डिपेंड करता है, वेरिएबल का मतलब कुछ पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ओके। तो ऐसे ही आपका जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है उसका जो मेन वेरिएबल या पैरामीटर है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये तीन क्या है, बेसिक पैरामीटर है। इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक वेरिएबल ऑफ मोशन, ठीक है भाई, मोशन। देखो पहला होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इसे हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। और डेल्टा आर क्या होता है, डेल्टा आर होता है दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। सपोज करो कि पहले आप पॉइंट ए पे थे, कुछ देर के बाद आप पॉइंट बी पे चले गए, ठीक है। तो जो पॉइंट ए है इसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा, ठीक है। तो मान लो इसका जो पोजीशन है, सपोज करो कि हम किसी फ्रेम में काम कर रहे हैं। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम का मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट वगैरह, तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, एक्स वाई। तो देखो ये जो ए पॉइंट है, पहले आप ए पॉइंट पे थे, कुछ देर बाद बी पॉइंट पे चले गए, तो ए पॉइंट का कुछ ना कुछ तो क्या कहते हैं, पोजीशन होगा। तो ये पोजीशन मान लीजिए R1 है कुछ देर के लिए, और जो बी का पोजीशन है उसको आप मान लीजिए R2। क्लियर है, ठीक है। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिस वन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। क्लियर है, ठीक है। तो सिंपली आप मोटा मोटी याद कर लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, और ये दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस होता है। तो फाइनल पोजीशन क्या है आपका, R2, इनिशियल पोजीशन क्या है R1, तो इसके बीच का डिफरेंस होगा। क्लियर है, ठीक है।
तो यदि मैं लिखता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो कितना है, मान लीजिए 5 मीटर है, ऐसा मैं लिख दिया, 5 मीटर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और यहाँ हमने आर कैप लगा दिया। कैप मतलब होता है कि इसको वेक्टर हम बना रहे हैं, तो इसको आप नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। कंपेयर करें आप, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, डेल्टा आर होगा, एन क्या होगा, 5 होगा, और यू क्या होगा, यू आपका होगा मीटर, ओके। सेकंड जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी सिंपली होता है कि रेट ऑफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ओके, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब, कहीं भी रेट लगाते हैं, रेट का मतलब डेल्टा टी, टाइम से डिवाइड करते हैं, तो वेलोसिटी सिंपली होता है आपका डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये समझ में आ रहा है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है भाई। तो देखो डेल्टा आर को तो हम मीटर में दिखा रहे हैं, ठीक है, किसमें दिखा रहे हैं, मीटर में, और डेल्टा टी टाइम को किसमें, सेकंड में दिखाएंगे, तो ये कितना हो गया, मीटर पर सेकंड। तो यदि आपसे पूछा जाए, सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो है आपका 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स है वी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 5, और मीटर पर सेकंड क्या है आपका, यूनिट है। थर्ड जो बेसिक चीज़ है वो है आपका एक्सेलरेशन। तो ये ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, दोबारा हम डिफाइन नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये सब 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब क्या बताया था हमने, डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, गुड। अब देखो डेल्टा वी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो मान लो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे ये माइनस हमने क्यों लगाया, माइनस का मतलब ये हुआ कि उसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट था वो चल रहा था मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, ओके। मान लो आप किसी बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, और बाइक का जो स्पीड है कुछ देर के लिए वो 18 मीटर पर सेकंड है, मान लो ऐसा। सडनली क्या होगा कि आपने किसी बच्चे को देखा रास्ते में आते हुए, तो आप क्या करोगे, बाइक पे ब्रेक लगाओगे, जब ब्रेक लगाओगे तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पहले स्पीड था उसका 18 मीटर पर सेकंड, सडनली स्पीड उसका हो गया 5 मीटर पर सेकंड, तो 18 से घट के कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड निगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड डिसलेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -5 लोगे, ठीक है, तो -5 तुम्हारा क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, ये है फिजिकल क्वांटिटी। तो आई थिंक अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि x इक्वल टू एन यू क्या होता है। अब यहाँ पे एक रिलेशन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो देखो भैया, आपने देखा कि x इक्वल टू एन यू, ठीक है, यहाँ पे नंबर तो कांस्टेंट है, तो आप इससे कांस्टेंट c लिख सकते हो, तो ये कांस्टेंट c हो गया। तो एक थ्योरी होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि इफ ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू। तो चूंकि यहाँ पे एन यू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से रिलेशन आ गया एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस रिलेशन को हम बाद में यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली, तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो अभी तक जितना हमने पढ़ लिया उसको हम समराइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने ये पढ़ा कि x एक फिजिकल क्वांटिटी है, x इक्वल टू एन यू होता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि x इक्वल टू एन यू इक्वल टू होता है कांस्टेंट, और हमने ये भी डिस्कस किया कि एन वन यू वन इक्वल टू होता है एन टू यू। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इससे बेस्ट एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, ओके। ये प्रॉब्लम एच सी वर्मा की बुक में दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए, प्रॉब्लम है कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिजल्ट क्या दिया, उसका रिजल्ट दिया हुआ है x इक्वल टू एन यू, ये गिवन है, ओके। वेयर u इज यूनिट यूज्ड एंड n इज न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये तो आपको पता ही है। तो इफ द रिजल्ट आर एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स, मतलब कि आप रिजल्ट को डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट में क्या कहते हैं, मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बताना है कि n और यूनिट में क्या रिलेशन होगा, क्लियर है। तो चलिए इसको न्यूमेरिकल हम समझने की कोशिश करते हैं, गुड। देखिए भाई, सपोज करो कि क्या कहते हैं, सपोज करो कि वेलोसिटी है आपका 1 मीटर पर सेकंड। तो यदि आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए, तो आप इसे लिख सकते हैं ना, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमने क्या किया, पहले जो है फिजिकल क्वांटिटी को हमने मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस किया, ये पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है। सेकंड बार हमने क्या किया, सेंटीमीटर पर सेकंड में इसको एक्सप्रेस किया, तो ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो ना कि जब फिजिकल क्वांटिटी को जो है, ठीक है, जैसे हम इसका ये चेंज कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे इसका हम यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर रहे हैं,
मतलब स्विच कर रहे हैं मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड की तरफ। क्लियर है? ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसका जो वैल्यू है 1 है, पहले 1 से कितना हो गया, 100 हो गया। आ रहा समझ में? तो मुझे एक बात बताओ कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है? बढ़ रही है ना वैल्यू। पहले था 1 मीटर पर सेकंड, अब कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, देखो अच्छा एक बात और ध्यान रखो, मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है। ठीक है। तो देखो जब यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटा है। और जब यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है तुम्हारा, बड़ा है। एक बात बताओ कि मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है? मीटर क्या होगा, मीटर तुम्हारा इतना बड़ा होगा, सेंटीमीटर क्या होगा, इतना छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीटर क्या है, बिग यूनिट है। ठीक है। तो मीटर तुम्हारा बिग यूनिट है। तो जब यूनिट आपका बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1, छोटा है। जब यूनिट आपका छोटा है मतलब सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है आपका, 100, मतलब बड़ा है। तो यानी कि u और n के बीच का जो रिलेशन आपको दिख रहा है वो रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली है ना, एक घट रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो उसके अनुसार इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है। बट ये जो तरीका है ये तरीका स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करता है। ठीक है। तो देखो इसका आंसर डी होगा। स्टैंडर्ड मेथड क्या है, देखो आपने पढ़ा है कि x इक्वल टू एन यू इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो n इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/यूनिट। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपको कांस्टेंट को रिमूव करना है तो क्या करोगे, आप प्रोपोर्शनल लोगे, और जब प्रोपोर्शनल को रिमूव करोगे तो कांस्टेंट लोगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयर फॉर n इज प्रोपोर्शनल टू 1/यूनिट। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। लॉजिकली यदि आपने सॉल्व करना है तो ये लॉजिकल तरीका है। ठीक है। आपको जो भी तरीका सूट करता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके। चलिए एक प्रश्न है, देखिए ये जो प्रश्न है ये गलत जगह प्रश्न आ गया है। ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले जो है हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। फिर इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ओके। तो अभी तक हमने पढ़ लिया यूनिट के बारे में, यूनिट क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। बेसिक वेरिएबल हमने डिस्कस किया। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट का टाइप कितना होता है। ओके। तो देखो यूनिट कई तरह का होता है। तो हम जो मेनली टाइप डिस्कस करेंगे वो इस तरह से है, टाइप्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट का मतलब ये होता है कि इसके आधार पे अदर यूनिट को हम निकालते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल आर बेसिक यूनिट। और ये 3 होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये होते हैं आपको मास, लेंथ और टाइम। इन तीनों को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड होता है डेराइव यूनिट। डेराइव का मतलब क्या होगा, किसी सोर्स से ये डेराइव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। ओके। तो ये क्या होगा, ये बेसिक यूनिट से डेराइव होगा। ठीक है। तो डेराइव फ्रॉम बेसिक यूनिट। derived from बेसिक यूनिट। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का सेकंड। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने यूज किया यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड सेकंड। ठीक है। और इस तरह से आया वेलोसिटी का यूनिट। तो यानी कि वेलोसिटी का यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किया बेसिक यूनिट को, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। ठीक है। दैट्स वेलोसिटी का जो यूनिट हो, क्या होगा, डेराइव्ड यूनिट होगा। सेकंड होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एसआई सिस्टम के अंदर। सप्लीमेंट्री यूनिट, इसे हम डिस्कस करेंगे एसआई सिस्टम। टू बी डिस्कस्ड इन एसआई सिस्टम। ओके। तो आज का क्लास हम यहीं पे मतलब वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में और डायमेंशन के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन।